अगर हमें बीपीएससी की परीक्षाएं पास करनी है और साथ में दरोगा और यूपीएससी को भी क्रैक करना है, तो हमारी जो रणनीति होगी वो किस प्रकार की होगी, किस तरह से हम तैयारी करेंगे। एक ही प्रकार की तैयारी करें कि हम अलग अलग परीक्षाओं में बैठ कर के आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, जो भी परीक्षाएं होती है ना, वह सभी परीक्षाओं का उद्देश्य एक ही होता है कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को हम ले सकें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कल से एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बीपीएससी प्री और दरोगा के लिए जो बच्चे इस साल अपीयर होना चाह रहे हैं, जो इसमें 69th बीपीएससी और जो दरोगा देंगे, उनके लिए हम लोग एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बैच में हम लोग करेंगे क्या कि प्रति रोज लाइव क्लास देंगे। इसके लिए आपको कोई फी पे नहीं करने हैं, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक रोज आप इस लाइव वीडियो से जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी जो विषय है इसको हम कैसे पढ़ें। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम तैयार किया है, एक रणनीति तैयार की है। और इस रणनीति में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, इस सारे एमसीक्यू को एक साथ रख करके और बारी बारी से एक एक करके हम लोग आपको प्रोवाइड करते चलेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे और फिर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो देखो, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट जो लाइव क्लासेस हैं हमारी, उसका आप फायदा ले सकते हैं। देखिए, किसी भी कोचिंग संस्थान या कहीं स्पेशल किसी पार्टिकुलर जगह पर जाकर के तैयारी करने से सफलता नहीं मिलती है। हमारी मानना ये है कि सफलता वहाँ मिलती है जहाँ पर बच्चे की जिज्ञासा होती है। अगर आप में जिज्ञासा है, आप में अगर ये पैशन है कि हमें बीपीएससी क्रैक करके अधिकारी बनना है, हमें दरोगा क्रैक करके हमें सब इंस्पेक्टर बनना है, तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। गांव-गांव से बच्चे गाँव में रह करके आज यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए आप बेचैन न रहें, आप जहाँ भी हैं आप वहीं से जुड़ें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी जो अभी एग्ज़ाम लेने वाली है और जो बच्चे अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पहली बार अटैम्प्ट ले रहे हैं, तो इन लोगों के लिए यह सबसे बेहतर क्लास होगा। क्योंकि ये फाउंडेशन हम लोग जीरो से स्टार्ट करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं कि पहले बीपीएससी का और दरोगा का परीक्षाओं के पैटर्न को समझते हैं कि आखिर इन परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम क्या गलतियां करते हैं और इन गलतियों की वजह से हमारी रिजल्ट पेंडिंग हो जाती है। तो हम लोग एक एक करके परीक्षा के पहले पैटर्न पर बात करेंगे, फिर क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, क्यों क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, इस पर सारा हम डिस्कस करेंगे। तो जो बीपीएससी ने अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया, जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो बीपीएससी की आगामी परीक्षाएं होंगी वह कंबाइंड होगा, है ना। कंबाइंड परीक्षा कहने का मतलब है कि अभी तक जो परीक्षाएं होती थी वह सारी की सारी परीक्षाएं अलग अलग होती थी। जैसे 68 हुआ, 67 हुआ, 66 हुआ, तो इस तरह से प्रत्येक साल के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ आती थी। इस बार चेयरमैन ने कहा है कि जो परीक्षाएं इस बार 69th के रूप में आयोजित की जाएंगी, यह जो परीक्षा होगा वह कंबाइंड रूप में लिया जाएगा। इस कंबाइंड कहने का मतलब है कि जो अलग अलग श्रेणियों में बीपीएससी अपना वैकेंसियाँ देती थी, जैसे सीडीपीओ, अन्य जो अधिकारियों की परीक्षाएं होती थी, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती थी, इन सभी परीक्षाओं को अब एक साथ लिया जाएगा। तो आगामी जो आने वाली जो परीक्षा है, यह एक गोल्डन चांस है। जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं या जिनका तैयारी है या जो इस बार अटेम्प्ट ले रहे हैं, इसमें गोल्डन चांस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, इस बार की जो परीक्षा होगी इसका जो कट ऑफ बनेगा वह अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग बनेगा। हो सकता है कि पहले आप परीक्षा दे रहे थे तो आपका कट ऑफ जैसे 95 कट ऑफ बना जनरल का और आपका 94 आया, आप आउट हो गए। कट ऑफ बना 105, आपका 104 आया, आप आउट हो गए। तो इस तरह से अब इस बार आप आउट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा
कि अगर आप बिहार जो पीसीएस सिविल सर्विसेज है, इसके लिए जो नियुक्तियां दी गई हैं, जो रिक्तियां इसमें मौजूद हैं, अगर उन रिक्तियों के लिए कटअप में आप नहीं आते हैं, तो जो दूसरी श्रेणी की नियुक्तियां हैं जैसे सीडीपीओ है, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, उसके कटअप में आप आ जाएंगे। तो आपको वहां नहीं जाकर के आपको दूसरी जगह एक आपका परीक्षा उत्तीर्णता का एक सहयोग मिलेगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो बना रहेगा, आपके पास ये गोल्डन चांस होगा कि चलो मैंने अटेम्प्ट लिया तो मैं कहीं ना कहीं सक्सेस हो गया। तो जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें यह 150 अंकों का होगा। यह 150 प्रश्न होंगे और इसके लिए 150 अंक निर्धारित होंगे। अभी के पहले क्या होता था कि अभी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती थी, तो जो बच्चे नहीं भी प्रश्नों को जानते थे उसको तुक्का लगाते थे और पास कर जाते थे, लेकिन इस बार से वो नहीं चलेगा। अब यूपीएससी ने क्या किया है कि वो 1/4 मार्क्स मतलब 25% निगेटिव का प्रावधान किया है। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों को गलत करते हैं तो एक आपके सही आंसर में से कम कर दिया जाएगा। तो आप इससे निश्चित फायदा उन लोगों की होगी जो लोग समझते थे, जो लोग वास्तविक रूप में बीपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, और जो लोग तुक्का लगाते थे वे क्वालिफाई कर जाते थे, और जो वास्तविक रूप में तैयारी कर रहे थे वे फेलियर हो जाते थे। तो उनको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। इसमें जो 150 जो प्रश्न होंगे ये इन विषयों से संबंधित होंगे। इसमें इतिहास के प्रश्न पूछा जाएगा, भूगोल का प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र, बिहार स्पेशल, समसामयिकी, राजनीति शास्त्र, गणित और विज्ञान, इन सारे विषयों से आपके प्रश्न होंगे। अच्छा, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखो अगर आपने अभी तक तैयारी किया और आपको सफलता नहीं मिली तो आप अपना इवैल्यूएशन करें कि आखिर हमारी जो कमियां रह गई थी वह इन क्षेत्रों में कहाँ रह गई थी। और यदि आप फ्रेश इस बार तैयारी कर रहे हैं और नए सिरे से अगर आप परीक्षा देना चाह रहे हैं तो मैं जो बता रहा हूं आप उस तरह से काम करिए, एक बार में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, यह सफल लोगों का स्ट्रेटजी है जिसको मैं शेयर कर रहा हूं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो बीपीएससी भी चाह रही है कि हमें ऐसे उम्मीदवार मिले जो बिहार को समझ रहे हो। जैसे 75वां जो अभी वर्षगांठ मनाई गई थी बीपीएससी की, तो उसमें राज्यपाल और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल जो राजेंद्र अर्लेकर हैं, ये दोनों लोगों ने वहाँ पर जो अपना स्पीच दिया, स्पीच के दौरान इन लोगों ने बीपीएससी को ये सुझाव दिया था कि जो विषय पहले निर्धारित किए गए थे बीपीएससी के लिए, और उसमें से बहुत ऐसे सारे टॉपिक हैं जो यूजलेस हो चुके हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन हो गए हैं। तो उन सारे टॉपिकों को हटाइए, रिप्लेस करिए, और नए जो अभी रिक्वायरमेंट है, जो भविष्य उन्मुखी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी कृषि के लेकर के एक बहुत बड़ा रोड मैप चल रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उसको आप सिलेबस में शामिल करिए। जैसे हमारे यहाँ नदियाँ कभी बाढ़ लेकर आती हैं, कभी बरसात नहीं हो पाता है, कभी सूखा का स्थिति हो जाता है, तो इससे हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न डिस्टर्ब होता है। अगर सूखा आता है तो हमें किस तरह के काम करने चाहिए, बाढ़ आता है तो इसके लिए क्या करें। तो इसमें जिन बच्चों का समझ है, इन बच्चों को आप लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वह एडमिनिस्ट्रेशन एक सटीक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और जिस समय हमारे पास आपदा होगी उस समय हम स्ट्रांगली इसको फेस कर पाएंगे। तो आपको भी अब बेसिक चीज़ों को समझना है, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वह भारत सरकार के जो एनसीईआरटी परिषद है, जो एनसीईआरटी की पुस्तकों को बनाती है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, उन विद्वानों ने मिल करके ये पैटर्न, ये जो सिलेबस है 6ठी से लेकर के और 10वीं +2 इत्यादि का ये सिलेबसों को तैयार किया है। इसमें का जो कंटेंट है वह एक बहुत अनुसंधानिक है। तो इन कंटेंटों को आप एक बार निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं
या आप अभी से तैयारी शुरू किए हैं, मेरा बात समझिए, अगर आपने अभी से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपके लिए जरूरी यह है कि आप एकदम से एनसीईआरटी के 6 to 10th को ले लीजिए, 2 विषयों के लिए, इतिहास और भूगोल। अगर आप पहले से एग्जाम दिए हैं बीपीएससी का, तो आप क्या करिए कि एनसीईआरटी 6 to 10th को 1 माह में पढ़ जाइए। बहुत आसान है, 1 माह बहुत हो गया, 1 माह में इसको पढ़ लीजिए। और यदि आप बिगिनर्स हैं, अगर अभी आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, तो आप पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और इतिहास और भूगोल के साथ साथ बाकी जो विषय हैं उसको भी पढ़िए। जैसे आपके जो नागरिक शास्त्र हैं, जो अर्थशास्त्र है, इसको भी इसमें शामिल करते हुए इसको भी पूरा पढ़ जाइए। अर्थशास्त्र के लिए क्या करिए कि 11th का बुक लीजिए, 11th का एनसीईआरटी, और 11th के एनसीईआरटी को आप बहुत ही माइन्यूटली पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो अर्थव्यवस्था का एक प्रारंभिक जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप हो जाएगा। और इसके बाद में जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना, इस आर्थिक सर्वेक्षण को 2-3 बार पढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि अर्थशास्त्र का आपका बेसिक एनसीईआरटी से तैयार हो जाएगा, और आगे आने वाला जो परीक्षाओं में जो करंट अफेयर से आर्थिक जो प्रश्न है वो सारा चीज़ें आर्थिक सर्वेक्षण से आपका कवर हो जाएगी। तो यदि आपने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है या अभी बिगिनर्स हैं, तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी 11th और 12th में पढ़ जाइए, हालांकि 11th ही काफ़ी है। और यदि आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो इसके साथ में आर्थिक सर्वेक्षण को निश्चित रूप से पढ़िए, यह आपका बैकबोन बनेगा। बिहार स्पेशल में स्पेशल रूप से 2-3 चीजों पर फोकस करिए। पहला, जो बिहार का भूगोल है, बिहार का भूगोल और बिहार का इतिहास, ये काफी महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल में नदियां, बिहार के पर्वत श्रेणियां, मैदानी भाग, एग्रीकल्चर, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि को ज्योग्राफी में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और इतिहास में क्या करिए कि जो मौर्य काल का जो व्यवस्था था, मौर्य काल से लेकर के और यहाँ आधुनिक काल तक का, देखिए बिहार स्पेशल में इसको इतिहास को हम लोग 2 श्रेणियों में रखा है। इतिहास के पहले श्रेणी में आपको क्या करना है कि भारत का इतिहास, संस्कृति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका रही है, इससे संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक्स होंगे। जैसे मान लो कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे, एंशिएंट से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि बिहार स्पेशल वाला जो इतिहास है ना, इसमें आपको एंशिएंट से प्रश्न डाल दिए जाते हैं। जैसे बुद्ध से प्रश्न होंगे, जैन से प्रश्न होंगे, अशोक से प्रश्न होंगे, गुप्ता काल से प्रश्न होंगे, पाल काल से प्रश्न होंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे ना, ये सारा बिहार स्पेशल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो आधुनिक भारत का इतिहास है, संस्कृति है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका है, वह आपका इतिहास वाले पोर्शन में ये कंप्लीट होगा। तो इतिहास वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए जो है ना, आप ले लो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का बुक ले लीजिए, और स्पेक्ट्रम के बुक से ये इतिहास वाला जो टॉपिक है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी भी 2 सेक्शन में आ गया, एक बिहार के लिए और एक पूरा इंडिया के लिए। तो भारत का भूगोल पढ़ लीजिए। आप क्या करिए कि आप ICS IAS एकेडमी, ICS IAS एकेडमी, इसका क्या करिए कि आप चले जाइए प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर ICS IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आपको ये सारा जितना भी NCERT और जो अलग अलग विषयों के जो नोट्स हैं, वो सटीक नोट्स आपको मिल जाएंगे।
आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और जो इसका बहुत नॉमिनल फी में आपको ये सारा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। एनसीईआरटी का नोट्स मिल जाएगा आपको क्विक टाइम में आपको कवर करने के लिए। इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, बिहार स्पेशल, समसामयिकी, राजनीतिक और विज्ञान, ये सारे विषयों के नोट्स आपको बिहार स्पेशल और दरोगा के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। आप वहां से इसको ले सकते हैं। बहुत बेस्ट क्वालिटी का आपको मटेरियल मिलेगा। तो आप भूगोल में क्या करिएगा कि भारत का भूगोल ले लीजिए। अब देखो होगा कि फिर बुक कौन सा पढ़ें। अब भारत के भूगोल के लिए आप तो या तो इस ICS का आप नोट्स ले लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें क्या करिएगा कि भारत के भूगोल के लिए अगर आपको कोई बुक लेना है तो महेश बर्णवाल जी का बुक ले लीजिए। उन्होंने भारत का भूगोल को बहुत ही ऑनलाइनर फैक्ट के रूप में बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप या तो वो ले लीजिए, आप ICS का नोट्स ले लीजिए। और जो हम लोग कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइव क्लास के आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वहां से लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आप इसके लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, बिहार स्पेशल, राजनीति और विज्ञान, ये सभी विषयों पर हम लोग लाइव क्लास देंगे। तो और वो जो लाइव क्लास होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको निश्चित रूप से आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ महेश बर्णवाल जी का भारत का भूगोल ले लीजिए, ICS का नोट्स ले लीजिए, और बिहार स्पेशल के लिए क्या करिए कि इम्तियाज अहमद वाला जो बुक है ना, उसको ले लीजिए, जो या KBC नैनो का, ये भी सही है, आप वहां से भी ले सकते हैं। या आपको जो बेहतर लग रहा है आप बिहार स्पेशल के लिए ले लीजिए, लेकिन वहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि आप उसमें 4 टॉपिक, नदियां, तो क्या करना है वहां से कि नदियों को करना है, और डिस्टरबेंस के लिए, तो यहाँ पर जो आपको मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है उसमें ये रखना है कि नदियाँ इसमें आपका कंप्लीट हो, नदियों को मैन्युअली बताया गया हो, साथ साथ कृषि व्यवस्था को बताई गई हो, और जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र है, जो पहाड़ियाँ हैं, जो झील झरने हैं, इसको अच्छा तरह से बताया गया हो, तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो आप इतिहास स्पेक्ट्रम से कर लीजिए, महेश बर्णवाल जी से आप भारत का भूगोल कर लीजिए, और बिहार स्पेशल से बिहार स्पेशल भूगोल कर लीजिए। अर्थव्यवस्था के लिए आपको क्या करना है कि 11th का NCERT लेना है, 11th का NCERT कंप्लीट करिए, और फिर आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़िए यदि आप 69th BPSC दे रहे हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपको अगले बार देना है या उसके अगले बार देना है, तो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ सकते हैं समझ के लिए, नहीं तो आपका NCERT 11th को ही आपको पढ़ने हैं। फिर आपको क्या करना है, समसामयिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल में आएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करिएगा कि आप एक राष्ट्रीय स्तर का पेपर ले लीजिए, कोई भी। अगर आप दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण मिल जा रहा है तो अच्छा है, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करिए कि आप दैनिक भास्कर ले लीजिए। और इसमें 2 सेक्शन में पेपर होता है, एक होता है पुल आउट पेपर और एक होता है हेड पेपर, मेन पेपर। तो मेन पेपर वाले को आपको पढ़ना है, इसमें 2-3 चीजें, एक जो हेडलाइंस है, जो बिहार और भारत का जो खबरें आ रही हैं, उसमें दूसरा जो होता है वो होता है बीच वाला जो संपादकीय वाला है, और लास्ट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं। तो आप इन्हीं 3 सेक्शन को इसमें पढ़िए। आपको पेपर पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है वो 25 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा आप नहीं दीजिए, नहीं तो टाइम का वेस्टेज होगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करिएगा कि कोई एक मासिक पत्रिका ले लीजिए,
आप मासिक पत्रिका पढ़िएगा ना, ये जो पेपर पढ़िएगा इसका आप एक कोई डायरी ले लीजिए, इसमें नोट्स बनाते चलिए, उसका नोट डाउन करिए, आज फलाना तारीख ये टॉपिक ये समाचार में रहा। अब ये जो है ना, इससे फायदा क्या होगा कि जब आप मासिक पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, कोई भी मासिक पत्रिका ले लो, मैं किसी पार्टिकुलर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको जो इच्छा कर रहा है, सब में एक ही खबरें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन होती है वो अलग। जैसे आप घटना चक्र का ले सकते हो, दृष्टि ले सकते हो, बाकी आप अपना समझ लो क्या ले सकते हो, उसमें जो बेहतर कंटेंट है ना, उससे क्या होगा कि जो आप मासिक पत्रिका पढ़ोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा जो आपने पेपर पढ़ा था ना, इसी वाला पेपर का हिस्सा यहाँ मिल जाएगा। तो आप इससे जब वैरी करिएगा ना, अपने आप वो दिमाग में आएगा। अब आप उसको मिलान नहीं करना है, वो अपने आप दिमाग में आएगा। तो वो क्या होगा ना कि वो रिवीजन हो जाएगा और वो आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। फिर जब डेटा भी पूछा जाएगा ना तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, इस मासिक को पढ़ना है आपको अगस्त तक, है ना। आप वार्षिकी ले लेंगे जुलाई या अगस्त में। अगर आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे अभी नहीं दे रहे हैं वो मासिक पढ़ते रहें, जो इस बार अपीयर हो रहे हैं उनके लिए होगा कि आप वार्षिकी ले लीजिए कोई भी एक, और इस वार्षिकी में क्या करिए कि अब फिर से जब इसे मिलान नहीं करना है मासिक वाले से, वार्षिकी को आप फिर से एक बार शुरू से पढ़िए। तो जब शुरू से पढ़ेंगे ना तो आपने जो पेपर पढ़ा है वो भी मिलेगा, जो मासिक पत्रिकाओं में पढ़ा था वो भी मिलेगा, और वार्षिकी से आपका पूरे वर्ष भर का करंट रिवीजन हो जाएगा, और इससे आपको परफेक्ट करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा दावा है। जब आप एग्जाम देकर के आना तो फिर से मुझे आप कॉल करके बताना कि आपके प्रश्न छूटे हैं या नहीं छूटे हैं। हालांकि इसको हम लोग कल से जब हम लोग लाइव क्लास देंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे साथ साथ कि जो भी रोज रोज की जो घटनाएं हैं उसको हम लोग 5 मिनट पहले इसको अपडेट करते चलेंगे, ताकि आप जब रोज पढ़ें तो आपको ये घटनाओं का ये कंटिन्यूअस एक फॉलो मिल सके। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा, राजनीति शास्त्र के लिए एम लक्ष्मीकांत का बुक ले लीजिए। एम लक्ष्मीकांत बुक में आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स सेलेक्ट कर लीजिए जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको लेकर के और एकदम से लाइन बाय लाइन को पढ़ जाइए। इससे क्या होगा कि पॉलिटी से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखो, इसमें आपको करना क्या है कि भारत का राज्य व्यवस्था, बिहार का राज्य व्यवस्था, ना ये पंचायती राज व्यवस्था, और जो हमारा जो संस्थाएं हैं, है ना, तो इन संस्थाओं को, ये 4 टॉपिक को मुख्य रूप से, जैसे भारत का राज्य व्यवस्था होगा तो उसमें आपको संसद पढ़ने हैं, राज्यसभा पढ़ना है, लोकसभा पढ़ना है, आपका राष्ट्रपति पढ़ने हैं, राज्यपाल पढ़ना होगा, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने हैं, हाई कोर्ट को पढ़ना है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और एक एक करके इस बुक से, एम लक्ष्मीकांत वाले बुक से कवर कर लीजिए। जो मैथ वाला सेक्शन है ना, देखो पहले जो मैथ होता था उसमें थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, और वो जो प्रश्न होता था ना तो थोड़ा सा टिपिकल होता था, तो उसमें बच्चे क्या था, तुक्का लगा देते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तुक्का लगा कर चले जाते। लेकिन 68 के बाद में एग्जाम के जो प्रश्न आ रहे हैं इनके पैटर्न में बदलाव लाया गया है। अब रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अर्थमेटिक से भी प्रश्न हो रहे हैं। तो आप ये समझो कि आप कोई भी एक, या अगर कहीं आप मैथ का क्लास करते हो तो करो, और नहीं भी करते हो ना तो कोई एक अर्थमेटिक का बुक ले लीजिए, बहुत हायर लेवल का नहीं, लोअर लेवल का, और उसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप टाइम जो है आपके पास, आप उसको अगर दे रहे हैं तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि इस गणित का फायदा आपको दरोगा में भी मिल सकता है और बिहार बीपीएससी प्री में भी मिल सकता है। तो ये जो विज्ञान है, देखो विज्ञान को जो आयोग है ना उसको 2 श्रेणियों में रखा है। 2 श्रेणियों को, मेरे कहने का मतलब है कि जो पीटी में प्रश्न पूछा जाएगा ना, यह होगा बेसिक से होगा, और जो मेंस में होगा ना वो एडवांस से होगा। अब दोनों का बात समझो क्या है। बेसिक कहने का मतलब ये है
कि यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड, और बहुत ही बेसिक तुम्हारे जीवन से संबंधित, जिसको हर एक नागरिक को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उस तरह के प्रश्न। अच्छा, इसका जब नोटिफिकेशन आएगा ना, उस समय पढ़ना, स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होंगे। तो एनसीईआरटी पैटर्न पर अगर आधारित है तो हमको एनसीईआरटी ही पढ़ लेना चाहिए। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, इस बार अपियर हो रहे हो, तो तुम्हारे पास सितंबर में एग्जाम है। 30 सितंबर को आयोग ने यह निर्धारित कर दिया है कि परीक्षा ली जाएगी। तो अब इस 30 तारीख को परीक्षा लेना है और अब तुम्हारे पास समय है नहीं, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे। क्या करो कि अगर इस बार आप परीक्षा दे रहे हो तो बेहतर ये होगा कि आप लुसेंट ले लो। लुसेंट वाला जो बुक है ना, जो सभी विषय एक साथ होते हैं, जो कंबाइंड वाला है, उसमें से लास्ट में साइंस के 20-25 पेज दिए हुए हैं, जैसे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब इंक्लूड है। तो उसी जो 25-30 पेज अप्रोक्स जितना भी हो आप देख लेना, उसी को आप पढ़ लो, उसको 2-3 बार रिपीट कर लो, एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे साइंस के। क्योंकि यहाँ पर जो प्री है ना, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यह प्रश्न होगा बेसिक का, और बेसिक चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं और बहुत अच्छी तरह से दी गई हैं। आप अलग से जो साइंस होता है उसको मत पढ़ना, वह टाइम का वेस्ट करेगा आपका। आपको क्या करना है, ये बेसिक वाला पढ़ना है और इसी को आपके तैयार करने हैं। और फिर जब मेंस में पढ़ेंगे ना, तो हम बताएंगे मेंस में हम क्या करना है। इसमें टेक्नोलॉजी जोड़ करके पढ़ना है, जो करंट अफेयर से जोड़ करके होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हमें प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन सारे चीज़ों को फॉलो करें। और एक आप समय बना लो, सुबह, दोपहर, शाम, अपने सभी विषयों को इस समय अंतराल में बांट लीजिए और बांटकर एक रणनीति बनाइए, और इस रणनीति के साथ साथ आप सुबह का क्लास अटेंड करिए, जो स्पेशली बीपीएससी के लिए ही डेवलप की गई है। तो आप कंटिन्यूअस इसमें बने रहेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स अपडेट होता जाएगा, आपका आर्थिक सर्वेक्षण अपडेट होता जाएगा, और ये सारा विषय टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको जब भी हम लोग लाइव आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद में जब आप ये प्री क्वालिफाई करेंगे तो हमें आगे मेंस का परीक्षा देना होगा, और मेंस का जो पैटर्न है, यह कुल 900 अंकों का मेंस लिया जाएगा। अब इसमें देखिए, यह 3 कैटेगरी में इसको बांटा होगा। अभी जो वर्षगांठ मनाई गई है बीपीएससी का, जो अभी हमने चर्चा भी किया है इसका, कि जो सुझाव मिले हैं बीपीएससी के, इसमें क्या हुआ है कि इस जो मेंस वाला जो टॉपिक है ना, इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है। परिवर्तन ये लाने का ये संकेत मिला है कि ये जो सामान्य हिंदी होगा, यह जिस तरह पहले होता था 100 अंकों का, उसी तरह से होगा, 100 अंक के होंगे, और इसमें 30% नंबर आपको लाकर क्वालिफाई कर जाने हैं। ये क्वालिफाइंग होगा और आप आराम से पास कर लेंगे। इसमें निबंध 30 नंबर का होता है, व्याकरण 30 नंबर का होगा, वाक्य विन्यास 25 नंबर का, और संक्षेपण होगा 15 नंबर का। साथ साथ क्या होगा कि समान अध्ययन जो होगा वह 2 सेक्शन में होगा, समान अध्ययन फर्स्ट और समान अध्ययन सेकंड। जो पहला होगा जीएस फर्स्ट होगा, यह इसमें होगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और इसमें स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के प्रश्न आएंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है, यह आपका जीएस फर्स्ट से संबंधित है। टोटल 3 घंटे आपको मिलेंगे, 300 अंक का यह विषय होगा, और इसमें से आप जितना अंकों को गेन कर सकें। जो जीएस सेकंड होगा, इसमें क्या होगा कि राज्य व्यवस्था होगी, अर्थशास्त्र एवं भूगोल होगा,
और भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका होगी। मतलब वही जो अभी हमने बताया है, जो एडवांस जो हम लोगों को साइंस एंड टेक के साथ पढ़ना है, साइंस को अब टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया और ये करंट अफेयर से यहाँ पर अपडेट हुआ। तो हम लोग मुख्य विषय से, मुख्य परीक्षा से संबंधित एक अलग से वीडियो हम जारी करेंगे जो इसका पार्ट 2 के रूप में आएगा। आप मेंस के लिए उसको आप देखिएगा, वह ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। और इंटरव्यू के लिए क्या है कि इंटरव्यू 120 नंबर का होगा और 120 नंबर में अभी जो चेयरमैन साहब ने जो अपना संकेत दिए हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर 30% से कम किसी विद्यार्थी को नंबर दिया जा रहा है या 80% से ज़्यादा, देखो होता क्या था कि पहले आरोप लगाया जाता था कि पक्षपात किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी कहना था कि भाई अगर जो बच्चे प्री पास करके आ रहे हैं, मेंस पास करके आ रहे हैं, तो उन बच्चों को ऐसे कैसे हो सकता है कि इंटरव्यू में आने के बाद में उनको 20% नंबर दे दिया जाए, 25% नंबर दे दिया जाए, उनको बकलोल कह के भगा दिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है यार। इस पर क्या है ना कि बीपीएससी की बदनामियां हो रही थी। तो इस बार चेयरमैन साहब ने कहा है कि अगर किसी भी बोर्ड के द्वारा, किसी भी बोर्ड मेंबर के द्वारा किसी कैंडिडेट को अगर 30% से कम नंबर या 80% से ज़्यादा दिया जाता है तो उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उनको एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर क्यों इसको 30% से नंबर आपने कम दिया तो क्यों दिया, अगर 80% से ज़्यादा दिया तो क्यों दिया। तो इस पर हम लोग इसके एक विस्तृत डिस्कशन लेकर के हम लोग आएंगे और जो क्लास होगी इसमें भी बीच बीच में हम लोग इस पर डिस्कस करते चलेंगे कि हम लोगों को इसके लिए क्या पढ़ने चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए और किन किन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए ताकि हमारा मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। अच्छा देखो, हमें पढ़ने के लिए क्या है कि अब बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और बिहार बीपीएससी 69 का भी। तो अगर दरोगा भी आपको तैयार करने हैं तो ये इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी का प्री का सिलेबस और दरोगा का प्री का सिलेबस ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं। इसमें जीएस बेस्ट है, इसमें जीएस अगर आपका बेहतर है तो आपका निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, उनको लगता है कि इस बार हम पढ़ें, इस बार हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं होता है, फिर सोचते हैं कि अगले बार हो जाएगा, फिर नहीं हो पाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी रहती हैं उसको एक बार में आप सॉर्ट आउट करिए। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए मात्र 6 महीना। अगर 6 मंथ में आपका रिजल्ट ना हो गया तो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछना कि सर मैंने इन्हीं चीज़ों को, टॉपिकों को फॉलो किया, इन्हीं रणनीतियों को फॉलो कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं उस पर बात करूंगा, है ना। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे वह एक तो आप सुन लो कि सुबह में जो लाइव क्लास होनी है आप उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये दूसरा काम ये है कि हम लोग इसको लेकर के ICS IAS एकेडमी के जो ऐप है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए और वो आप बाकी सारा नोट्स मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा। कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सटीक तैयारी के लिए आपको बेहतर एक मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।